हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट की क्लास में हमने बात की थी रैखिक समीकरण, युग्म या युगपत समीकरण, और उनको हमने समीकरण निकाय भी कहा था। साथ में हमने बात की थी चर राशि, अचर राशि के बारे में, और एक चर वाले समीकरण, दो चर वाले समीकरण, इन सब के बारे में हमने लास्ट की क्लास में बात की थी। आज उससे आगे हम यहाँ पर चलने वाले हैं, और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि समीकरण युग्मों के जो हल की प्रकृति है उसके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो समीकरण युग्म है हमारा, उसका व्यापक रूप आपको याद है तो वो हमने क्या लिखा था, समीकरण युग्म, या इसको हमने बोला था आपका युगपत समीकरण। ये था आपका युगपत समीकरण या समीकरण युग्म। इसका व्यापक रूप हमने क्या लिखा था, आप मेरे साथ बोलेंगे उसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां तक हमने लास्ट की क्लास में बात कर ली थी। इसके आगे हम यहां पर बात करने वाले हैं। हल की प्रकृति किस प्रकार की होगी उस पर बात करने से पहले कुछ और चीजें हम यहां पर सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह आपका समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। जब व्यापक रूप है तो इसके जैसा आप एक समीकरण यहां पर लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक समीकरण लिया, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक छोटा सा समीकरण आपका लिख दिया, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, और हमने लिख दिया 3x प्लस 9y प्लस 1 बराबर 0। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम समझने वाले हैं वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा समीकरण युग्म इस तरह का समीकरण युग्म आपका होना चाहिए, तो सेम इसी तरह से हमने एक समीकरण युग्म यहां पर समझने के लिए यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब हमें यहां पर जो गुणांक हैं, आपने लास्ट क्लास में ध्यान होगा आपको, यहां पर हमने a1, b1 और c1 के बारे में बात की थी, साथ में a2, b2 और c2 के बारे में बात की थी। तो ये जो गुणांक है वो हमें जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा समीकरण युग्म का, तो किस तरह से हमें जो गुणांक है, ये जो a1, b1, c1 और a2, b2, c2 है, उसके मान हमें किस तरह से निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले ये मान हम निकालना यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी हमें इन गुणांकों के मान यहाँ पर निकालने होंगे तो हमें जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण की तुलना हमें व्यापक रूप से करनी होगी। ठीक है, जो समीकरण जो क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण युग्म या समीकरण जो निकाय हमें दिया हुआ है, उसकी तुलना हमें किससे करनी होगी, हमारे व्यापक रूप से। तो आपको जब भी तुलना करनी है तो आपका व्यापक रूप आपको लिख लेना है। अब लिखने के बाद क्या करना है, हमें पहले जो समीकरण है उसकी तुलना आपको पहले समीकरण से करनी है। ठीक है, और जो आपका दूसरा समीकरण है उसकी तुलना आपको दूसरे समीकरण से यहां पर करनी है। ठीक है, अब हम पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से यहां पर करते हैं, और क्या गुणांक है a1, b1, c1 उसके मान यहां पर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम व्यापक रूप के जो पहला समीकरण है उसके बाद उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं जो x है, x के साथ क्या गुणा हो रहा है, a1, तो x का गुणांक क्या है आपका a1। गुणांक की हम बात कर रहे हैं तो x का गुणांक क्या है आपका यहाँ पर a1। इसी तरह से y जो है यहाँ पर, इस y का गुणांक क्या है आपका b1, और जो c1 है वो आपका क्या है, अचर पद यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है आपका क्या है, यहाँ पर a2 है, और y का गुणांक क्या है आपका b2 है, और जो c2 है वो आपका यहाँ पर अचर पद है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर समीकरण में जो हमने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें x, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a1। यहां आप देख सकते हैं x का गुणांक क्या है, a1, तो ये a1 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका a1 जो हो जाएगा 2। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े थोड़ा सा, यहाँ पर y का जो गुणांक क्या है, गुणांक का मतलब y के साथ क्या संख्या गुणा हो रही है वह उसका गुणांक आपका कहलाता है। तो अब y का जो गुणांक क्या है आपका b1 है, तो यहां पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं y का गुणांक क्या है आपका 3 है, तो आपका जो b1 है उसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो b1 है उसका मान भी आपने निकाल लिया, 3 हो गया। अब जो आपका c1 है, आपका जो अचर पद है, ये आपका अचर पद होने वाला है। c1 आपका जो पूरा का पूरा आपका अचर पद यहाँ पर होने वाला है, तो c1 का मान कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, पहले समीकरण की तुलना हमने पहले समीकरण से की, और इस तरह से हमने गुणांक a1, b1 और c1 का मान यहां पर निकाल लिया। सीख गए आप।
अब हम चले दूसरे समीकरण की तुलना करते हैं। सेम इसी तरह से आपका दूसरा समीकरण ये रहा 3x प्लस 9y प्लस 1 बराबर 0। यहां मैंने प्लस का लिया है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है। अब दूसरे समीकरण में देखिए x का जो गुणांक है यहाँ पर क्या है आपका a2, तो देखिए a2 का मान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक क्या है आपका 3 है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है a2 है, तो a2 का मान क्या हो जाएगा आपका 3 है। ठीक है, इसके बाद चलिए b2 का मान हम देखते हैं, तो b2 का मान क्या हो जाएगा आपका, b2 का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए y का गुणांक 9 और यहाँ पर y का गुणांक b2, तो b2 का मान क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए जो c2 है वो आपका जो अचर पद है c2, उसका मान क्या हो जाएगा 1, प्लस का 1 तो प्लस का 1 यहाँ पर हो गया आपका c2। तो हमने ये जो गुणांक है a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 इसके मान हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आप इसको सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए x का जो गुणांक यहाँ पर देखिए, तो x है, x के साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ a1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए x के अलावा क्या लिखा हुआ है साथ में 2 लिखा हुआ है, तो a2 का मान आपका 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए y के अलावा क्या लिखा हुआ 3, तो यहाँ पर b1 है y के अलावा 3, तो b1 का मान आपका हो गया 3, और जो अचर पद है वो आपको ऐसे कैसे लिख देना है। इसी तरह से x के साथ यहाँ a2 गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर आपका a2 का जो मान क्या आ गया 3, और इसी तरह से b2 का मान निकाल लिया, और इसी तरह से हमने यहाँ पर c2 का मान निकाल लिया। क्योंकि ये जो गुणांक है हमें आगे जो क्लास में है जब क्वेश्चन हम हल करेंगे तो ये काम आने वाला है। और इस तरह से हमने यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो गुणांक है उसके मान आप आसानी से यहाँ पर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हल की प्रकृति के बारे में। आपने इस एग्जांपल की सहायता से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान जो गुणांक है उनका मान निकालना सीख लिया है। आप और अभ्यास के लिए आपकी जो बुक है उसमें जो आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन उनको उनकी सहायता से आप अभ्यास भी इसका कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करने वाले हैं हल की प्रकृति में। इस चीज को हमने पहले इसलिए सीखा क्योंकि हल की जो प्रकृति हम सीखने वाले हैं उसमें ये जो गुणांक है वो हमें काम आने वाले हैं। तो आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालना आ चुका है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं हल की प्रकृति के बारे में। जो समीकरण युग्म हमें दिया होगा उसकी जो हल की जो प्रकृति है अर्थात जो हल है वो हमें मिलने वाला है, और वो हल हमें किस प्रकार का मिलने वाला है उसके लिए 2 या 3 संभावनाएं हमें यहाँ पर हो सकती है। उन तीनों संभावनाओं पर जो संभावनाएं है उन पर हमें यहाँ विचार करना है, और किस कंडीशन में कौन सी संभावना होने वाली है वही हमारा हल की प्रकृति यहाँ पर होने वाली। तो चलिए सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहली जो संभावना है हम बात करते हैं कि समीकरण युग्म में उसका हमें एक हल मिल जाए, या हमें कोई हल नहीं मिले, या हो सकता है हमें अनेक हल मिल जाए। तो ये 3 संभावनाएं हमें हो सकती है, और ये तीनों जो संभावनाएं उनको ही हमें हल की प्रकृति यहाँ पर कहा गया है। एक हल हमें मिल सकता है, कोई हल हमें हो सकता है कोई भी हल नहीं मिले किसी समीकरण का, या हो सकता है किसी समीकरण के हमें बहुत सारे अनंत या अनेक हल यहाँ पर हमें मिल जाए। तो किस स्थिति में एक हल मिलेगा, किस स्थिति में अनेक हल मिलेगा, और किस स्थिति में कोई हल हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो तीनों जो स्थितियां हैं, वो जो तीनों संभावनाएं हैं वो हमें यहाँ पर हल की प्रकृति के रूप में यहाँ पर समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, अगर हम पहला प्रतिबंध लें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और ये हम कर दें नॉट इक्वल टू। ठीक है, पहला प्रतिबंध आपने यहां लिखा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। यहां पर हमने जब बराबर लगाते हैं तो इसका मतलब बराबर है, इक्वल है, और जब इसको हमने इस तरह से क्रॉस कर दिया तो ये बराबर नहीं है। हिंदी में इसको बोलेंगे हम बराबर नहीं है, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू, अर्थात बराबर नहीं है। तो ये आपका शब्द है नॉट इक्वल टू, अर्थात जो a1 बटे a2 का जो अनुपात निकालेंगे हम, और वो जो b1 बटे b2 का अनुपात निकालेंगे, और अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो क्या हमारा प्रतिबंध होगा, यहां पर इस स्थिति में हमारा जो समीकरण युग्म दिया हुआ है उसका एक और केवल एक हल हमें यहां मिलेगा, एक और केवल एक हल। ठीक है, पहली जो प्रतिबंध है इसमें एक और केवल एक हल हमें यहां मिलेगा, इसको हम अद्वितीय हल भी यहां पर बोलेंगे। कौन सा हल मिलेगा आपको, अद्वितीय हल यहां पर मिलने वाला है। एक बार आप इनको समझिए, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे और आपका बिल्कुल क्लियर यहां पर तीनों जो प्रतिबंध है वो आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर अद्वितीय हल होगा, पहला प्रतिबंध आपका a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। आपको मेरे साथ दोहराना है, मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ आप रिपीट भी कीजिए ताकि आपका जो साथ के साथ में ये चीजें आपको ध्यान रह जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए।
तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू आपका b1 बटे b2, तो आपका क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा, अर्थात आपका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल यहां पर आपका मिलने वाला है। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर हमें समझनी, इस स्थिति में देखिए जब हम कोई भी समीकरण है उसको हम ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, ग्राफ पेपर पर हम कोई भी समीकरण है हमें दे दिया, उसको हम जब ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं, एक समीकरण की अगर मैं बात करूं तो उस समीकरण से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इनको हम रेखिक समीकरण यहां पे कहते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब एक समीकरण हमें मिला और उसको हमने ग्राफ पेपर पर बना दिया, तो हमें एक सरल रेखा यहां पर ग्राफ के अनुसार हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर समीकरण युग्म की, तो समीकरण युग्म में हमें कितने समीकरण मिलने वाले हैं, दो समीकरण हमें मिलने वाले हैं, तो एक समीकरण की हमें एक रेखा मिलेगी और जब हम दूसरे समीकरण की बात करेंगे तो हमें दूसरी रेखा मिलेगी। ठीक है, अब दो रेखा हमें मिल गई, जब दोनों रेखाओं का जो ग्राफ है, हम ग्राफ यहां पर जब बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, तो दोनों रेखाओं की संभावनाएं हो सकती है, हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दें, हो सकता है दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं, हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, अर्थात अध्यारोपित हो जाएं या संपाती हो जाएं। तो इस स्थिति में तीन संभावनाएं यहां पर ग्राफिकल रूप में हमें देखने को मिलेगी। तो इन तीनों संभावनाओं को भी हमें यहां पर समझना है, और किस तरह से समझना है, पहला जो कंडीशन, एक हल हमारा अद्वितीय है, तो इस स्थिति में जब हमें दोनों रेखाओं को ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि दोनों रेखाएं यहां पर एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात काट देगी, क्योंकि तीन संभावना यहां पर बनती है। जब हम दो रेखाएं ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हो सकता है वो एक दूसरे को काट दे, हो सकता है वो बिल्कुल समांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए, और हो सकता है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए या संपाती हो जाए, बिल्कुल एक दूसरे को ढक ले। वह स्थिति होती है आपकी संपाती स्थिति। मान लीजिए कोई बुक है मेरे पास और दो बुक बिल्कुल सेम है और दोनों बुकों को मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लिया कि दूर से देखने पर पता नहीं लग रहा है मुझे या आपको कि ये दो बुक है या एक बुक है। दोनों बुक अगर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है तो वो स्थिति होगी आपकी अध्यारोपित करने की स्थिति या संपाती रेखाएं, अर्थात दो रेखाएं एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले तो वो आपकी स्थिति क्या कहलाएगी, संपाती रेखाएं। ठीक है, तो अभी हम यहां बात कर रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, आप यहां देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर कि दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को काट रही है किसी एक बिंदु पर तो वो दोनों रेखाएं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं उनको हम कहेंगे, या परिभाषा भी आप इसको लिख सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है क्या कहलाएगी, आपकी प्रतिच्छेदी रेखा आपकी कहलाएगी। तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं की क्या स्थिति बनेगी, इस प्रतिबंध में दोनों रेखाओं की क्या स्थिति बनने वाली है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होने वाली है। ठीक है, दो कंडीशन होगी आपकी, दो स्थितियां। अगर ये वाला प्रतिबंध आपका मिलता है तो आपका हल, अगर हम बात करें हल, तो हल की प्रकृति कैसी होगी, अद्वितीय हल यहां पर हमें मिलेगा। अब हमसे पूछा जाए इस स्थिति में जो रेखाएं हमें मिलेगी ग्राफ पेपर पर, ध्यान से समझिए, ग्राफ पेपर पर जो रेखाएं हमें मिलेगी उनकी स्थिति क्या होगी, ग्राफ पेपर पर उनकी जो स्थिति है वो क्या होगी, आपकी रेखाओं की जो स्थिति है, रेखाओं का जो प्रकार है वो किस प्रकार का होगा। तो यहां पर दोनों रेखाएं क्या काटेगी, एक दूसरे को काटेगी, अर्थात दोनों रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी यहां पर। तो हम यहां पर लिख देंगे कि आपकी रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी, आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति आपकी यहां पर देखने को मिलेगी। अब चलिए एक और स्थिति यहां पर, इसी प्रतिबंध में एक और स्थिति हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक जो क्वेश्चन है वो हमें जो आता है एग्जाम में कि संगत है या असंगत है। आपने शब्द सुना होगा और नहीं सुना है, नया शब्द है, वैसे नया नहीं होगा, आपके 9th क्लास में भी हमने इस तरह का शब्द सुना है, संगत या असंगत। आपका जो, चलिए दो चीजें हमने यहां देखी, रेखाएं अगर ग्राफ पेपर पर हम बनाएंगे तो प्रतिच्छेदी हो। ठीक है, अब एक तीसरी चीज और है हमारे पास यहां पर, संगत और असंगत। आपका निकाय किस प्रकार का होगा, संगत होगा या असंगत होगा। ठीक है, अब क्या चीज है ये, कब आपका निकाय जो है संगत होगा या आपका निकाय किस स्थिति में असंगत होगा। हम पहली स्थिति पढ़ रहे हैं, दो और स्थिति हम यहां पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम दो स्थिति पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो पहली जो हमारी स्थिति है, पहला जो प्रतिबंध है उसमें निकाय संगत होगा या असंगत होगा। तो निकाय संगत या असंगत के लिए आपको एक छोटी सी ध्यान रखनी है, अगर हमें हल मिल रहा है, कोई भी समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है और उस समीकरण युग्म का हल हमें प्राप्त हो गया,
क्या प्राप्त हो गया, हल हमें प्राप्त हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं अद्वितीय हल मतलब एक हल यहां पर हमें मिलेगा, अर्थात एक हल हमें अगर मिलेगा तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो निकाय है वो किस प्रकार का है, निकाय हमारा संगत होगा। क्या होगा, हमारा निकाय संगत होगा। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों जो स्थितियां हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार वापस से इस स्थिति को हम रिपीट करते हैं। अगर आपका जो प्रतिबंध है A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, अगर ये होता है तो अगर हम बात करें हल की, हल का प्रकार किस प्रकार का होगा, एक हल होगा, या इसको हम बोलेंगे अद्वितीय हल। फिर पूछा जाएगा आपको कि रेखाएं किस प्रकार की होगी स्थिति में, अगर हम ग्राफ पर अंकित करें तो आपकी रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदीय रेखाएं आपकी यहां पर होगी। तीसरी बात हम करें निकाय संगत या असंगत, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आपका आता है वो संगत या असंगत निकाय से संबंधित आता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न समीकरण युग्म या निकाय संगत है या असंगत, तो अगर यह वाला प्रतिबंध अगर आपका सत्य होता है तो आपका निकाय कैसा होगा, संगत। हम लास्ट में लिख देंगे कि जो दिया गया निकाय है वो क्या है, संगत है। और तीनों स्थितियां होने के बाद हम एग्जांपल्स यहां पर लेने वाले हैं, क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो आपकी जो स्थिति है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।